सुना है ना, कुछ कहानियां डराती नहीं, काट देती हैं। और लियारी की ये कहानी उन्हीं में से एक है। ये कहानी उस डॉन की है जो कुछ लोगों के लिए शैतान था, कुछ के लिए मसीहा और बाकी दुनिया के लिए सिर्फ एक नाम, रेमान डकैत। खान भाई का एक खूबी था, उसने पूरा अपने कानून बनाया हुआ था। जैसा कि जंगल का कानून नहीं होते, लेकिन वहां होता है इंसाफ का कानून किया था। ना लियारी में कोई चोरी करेगा, ये खान भाई का कानून था। ना लियारी में कोई मुंशियात भेजेगा, ये खान भाई का कानून था। किसी ने अगर बाइक चोरी की है तो उसके घर पे एक मैसेज जाता था कि आपके बेटे ने ये हरकत की है। उसके माँ बाप को मैसेज जाता था, इसको समझा लो। नेक्स्ट मैसेज फिर वही उसी की शिकायत आती थी, उसी लड़के की, तो नेक्स्ट मैसेज जाता था कि अपने लड़के को समझा लो। तीसरा मैसेज नहीं जाता था, तीसरा उसकी बॉडी जाता था। ये होता था रेमान का को। इसी वजह से लियारी में ना कोई मंशियात बेचता था, ना कोई चोरी करता था। वही रेमान जिसने शक की एक छोटी सी बुनियाद पर अपनी माँ को पंखे से लटकाकर मार दिया। वही रेमान जो खूनसानी हाथों के साथ गली से बाहर निकलता और लोग उसे सलाम ठोकते हुए कहते, रेमान भाई हमारा रॉबिन हुड। ये सब कुछ सुनने में जितना अजीब लगता है, लियारी की हकीकत उतनी ही डरावनी थी। तो ये कहानी शुरू होती है रहमान जब बचपने में था, थोड़ा सा इसने होश संभाला। मैंने आपको कहा ना कि ये लोग मुर्सी बदमाश थे, ये घर से बदमाश थे। तो ये किसी भी शराब खाने में या किसी बड़े स्टोर में जाके वहाँ से शुरू इब्तिदा में पैसे छीन लेना, इस तरह की वारदातें करता था। इंगलैंड में एक सलमान बरोई जो कि जाम सादिक के अच्छे दोस्त थे, उनके बेटे ने इनके कज़न फ़तेह का, रहमान के कज़न फ़तेह का डालमिया में मर्डर किया। लियारी जहाँ फुटबॉल का जोश होता था, लोग मेहमान नवाजी पे जान देते थे, पर गरीबी, सियासत, नशा और जुर्म ने उस शहर को ऐसा दबा दिया कि बच्चे गोलियों की आवाज़ में बड़े हुए और फुटबॉल ग्राउंड में लाशें फेंकी जाती थी। ये वही जगह थी जहाँ किसी का सर फुटबॉल बनाकर खेला गया। इस शहर की हवा में खून की खुशबू फैल गई थी और इस हवा का सबसे बड़ा नाम रेमान डकैत। पप्पू ने किसी बंदे को कत्ल किया था और उसकी बॉडी के 16 पीसेस किए। वो बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त, पप्पू बड़ा मोस्ट वांटेड था। मैंने पप्पू से बोला कि जो ना आपके हवाले से तो इंटरव्यू वगैरह कुछ चीज़ वैसी भी नहीं हो सकती, आपका कोई मौक़िफ़ भी नहीं लगा सकते इस बात से कि आपका तो ताज़ा ये वाक़या हुआ है। तो उस पर कहने लगा, यार मैंने कौन सा गलत काम किया, वो बड़ा कमीना आदमी था जिसको मैंने मारा। मेरे पास तो टाइम नहीं था जो मैंने उसके सिर्फ 16 पीसेस किया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उसको कीमा निकाल देता। 1970-80 का लियारी, गरीब घर, छोटे कमरे और गुस्सा हमेशा नाक पर। रहमान भी उन्हीं बच्चों में से एक था। स्कूल से ज्यादा उसने अपनी जिंदगी गलियों में गुजारी। 13 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। जैसे जैसे रहमान बड़ा होता गया, लियारी में उसका नाम फैलता गया। हाजी लालू को जो अहमियत हासिल थी कि सारे गैंग्स उन्हें अपने अब्बा का, अपने बाप का दर्जा देते थे और उन्हें गॉड फादर कहते थे। कराची के जो मेवा शाह बरस्तान है, उसमें हर साल सालाना बुनियादों पर जो क्रिमिनल नेटवर्क है उनका एक इज्तिमा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम की जो मेन सिक्योरिटी होती थी वो हाजी लालू साहब की होती थी। हाजी लालू परमिशन देते थे। हाजी लालू, लियारी का पुराना डॉन, जिसने रहमान को अपना बेटा बनाया और रहमान ने उसको अपना बाप। एक दफ़ा एक बिजनेसमैन को रहमान ने किडनैप किया और लालू को उस पर तरस आ गया और लालू के ही कहने पर उसको आज़ाद कर दिया। तब रहमान को इस बात की हकीकत समझ आई कि इस जुर्म की दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। एक मुंशी होता था, वो मुंशी रजिस्टर लेके खड़ा था। उसको उन्होंने इशारा किया कि मजलिस शुरू की जाए। तो हमारे सामने जो है वो दरिया बिछाए जाने। तकरीबन ये 150 से ज़ायद जो है वो लोग, कुछ पैंट शर्ट वाले थे, ज़्यादातर कुर्ता शलवार वाले थे, वो दरियों पे आके बैठे। फिर मुंशी आके हाजी साहब के और ये जो लोग बैठे थे इनके दरमियान खड़ा होकर रजिस्टर लेके ये एक एक नाम पुकारता, सारा इंस्पेक्टर फलां, डीएसपी फलां। तो वो डीएसपी खड़ा हो जाता और वो फिर बोलता, हाजी साहब मैं फलां जगह हूँ, मेरा आप ट्रांसफ़र करवा दें फलां जगह। सेशन कोर्ट के पेशकार, मुख्तलिफ जजों के पेशकार थे और जो अदालती जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो थे, वो खड़े हुए, उनकी पोस्टिंग भी हुई। हाजी साहब ने बोला कि अब आप ये बताएं मुझे कि मुझे बोलते हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ या मैं पुलिस को भत्ता देता हूँ, आपके अखबार वाले भी मेरे बारे में ये बातें लिखते हैं।
ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھتہ میں پولیس کو نہیں دیتا ہوں، پولیس مجھے بھتہ دے سکتی ہے. یہ ٹرانسپورٹ پوسٹیں آپ نے دیکھی ہے، میں ان سے پیسے نہیں لیتا، یہ میرے لیے کام کرتا ہے اور یہ میری طاقت ہے. حاجی لالو کا اصلی بیٹا ارشد پپو، ریمان کا ہم عمر پر نیچر میں شیطان کا دوسرا روح. جب پپو اور ریمان بڑے ہوئے تو لیاری کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک سائڈ پر پپو، دوسری سائڈ پر ریمان. اس دشمنی نے لیاری کو جلا کر راکھ کر دیا. ارشد پپو اور رحمان ڈکیت. ارشد کے والد کا نام لال محمد عرف حاجی لالو تھا. ارشد پپو اور رحمان میں اختلاف سب سے پہلے 2002 کے اینڈ میں شروع ہوا، جب حاجی لالو جس نے رحمان کو تیار کیا، اس کو سب کچھ جرائم میں لایا اور اس کی معاونت کی، تو رحمان نے اس کو سندھ بلوچستان جو ٹرانسپورٹ یونین تھی اس کا سربراہ بنایا تھا، اور اس سے مہینے کی جو پیسے بھتہ کلیکشن جو جمع ہوتا تھا وہ ایک کثیر رقم تھی. اس رقم کو یہ آپس میں بانٹتے تھے. جب رحمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو حاجی لالو کو اس سے الگ کیا جائے یونین سے، تو ان کے پاس عزیر کے والد فیض محمد اور ماما فیضو تھے، جو آلریڈی پہلے سے کراچی لی مارکیٹ سے ٹھٹا بس کا کام کرتے تھے، ان کی بسیں تھیں. تو انہوں نے رحمان نے اپنی دشمنی میں عزیر کے والد ماما فیضو کو اس سندھ بلوچستان ایسوسی ایشن کا نیا سربراہ بنایا، جس سے ان کو تکلیف ہوئی. اور اس تکلیف سے بعد میں ارشد پپو کا جو ہمزل تھا جس کا نام عنایت تھا، جو کلاکوٹ کا رہائشی تھا، اس سے بھی منشیات کے حوالے سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا، جس پہ اس کا مرڈر ہوا یا رحمان لوگوں نے اس کا قتل کیا. اس کے کچھ ہی دن کے بعد پپو نے ان تمام جو اپنے والد سے غم و غصے کا اظہار کیا کہ آپ کی ہماری ایک عزت خراب ہوئی ہے اور ہمیں اس یونین سے باہر کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جناب اس کو ماما فیضو کو سنگو لین اپنے گھر کے پاس سے اغوا کر کے لے گئے اور لے جا کر اس پہ تشدد کیا، کچھ ڈیمانڈ بھی کی، لیکن وہ ڈیمانڈ کے علاوہ انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا اور اس کو ڈاس کے علاقے ریلوے لائن پر اس کی لاش پھینک کے چلے گئے. یہاں سے گینگ وار کا 2003 میں پہلی بار آغاز ہوا. ہیرو اور ویلن کا فرق کبھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی لال ہوتا ہے خون کے رنگوں کی طرح. یہ تھا ریمان ڈکیت، ایک نام، ایک دہشت. جرم کی دنیا کبھی کسی کو تاج نہیں دیتی، صرف اور صرف قبر دیتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.